हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी अरसे बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसा टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो अपने आप में ही बेहद इम्पॉर्टेंट है, भयंकर इम्पॉर्टेंट है। चाहे फिर वो आईआईटी जेई की बात हो या फिर उससे ऊपर आईआईटी जैम की बात हो, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस की बात हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एमएससी एंट्रेंस की बात हो, सीएसआईआर नेट की बात हो, गेट की बात हो, यूपीएससी की हो, जियो साइंटिस्ट की हो, किसी भी केमिस्ट्री के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये है सॉल्वेंट थ्योरी। इसका पक्का ही सवाल आता है। ऐसा हो नहीं सकता कि कंपटीशन एग्जाम में कॉम्पिटिटिव पेपर हो जाए और इससे सवाल ना आए, ऐसा मर के ही नहीं हो सकता। इसका एक ना एक सवाल 100% आपको हर तरह के एग्जाम में देखने को मिलेगा, चाहे कैसा भी केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जाम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11वीं के बाद का हमेशा आपको सॉल्वेंट थ्योरी से सवाल पक्का ही देखने को मिलता है। ये मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है, मतलब ये इसने तहलका मचा रखा है। यूट्यूब पे आप अगर इसे देखेंगे तो इसके बहुत कम लेक्चर है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है और है भी बहुत आसान, लेकिन आसानी से समझ में आता नहीं है। क्योंकि कई बार आपको लगेगा कि अरे अच्छा H2SO4 रहते ही तो एसिड ही होगा, लेकिन कई कई बार वो बेस भी हो जाता है। तो बहुत सी बातें हैं जो इसमें बेहद कमाल की है, मतलब गजब ही है। अगर आप उसे सीखेंगे तो आपको मजा ही आ जाएगा, मतलब आपको समझ में ही आ जाएगा कि सॉल्वेंट एक्चुअल में है क्या। क्योंकि आप जानते हैं जितने भी रिएक्शंस दुनिया में किए जाते हैं वो ज्यादातर सॉल्वेंट में ही होते हैं। 99% तो सॉल्वेंट में ही किए जाते हैं। गैस फेज रिएक्शंस तो आपको वैसे भी आप कभी पढ़े नहीं है और आप ना कभी पढ़ेंगे। बोलो यार, सॉल्वेंट सिस्टम जो होता है उसी में आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं और उनमें जो रिएक्शंस होते हैं उनमें एक बात आप कई बार सुनते हैं, या फिर जब भी कभी आप रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं तो आप हमेशा ये बात आपको बहुत तंग करती है कि फलाना चीज जी एसिड है, दूसरा वाला सॉल्यूट जी बेस है। तो यही नहीं समझ में आता कि अच्छा इसने इसको एसिड कैसे कह दिया, इसको बेस कैसे कह दिया। तो ये जो बातें हैं ये बातें बेहद दिलचस्प हैं। मैं आपको बताता हूँ हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, मेरी बात एकदम गले उतार लीजिए कि ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आईआईटी जेई में जेई वालों आपके लिए। इसके अलावा जो पीएमटी वगैरह देते थे उनके में भी आते ही है, ये सवाल तो आता ही है। केमिस्ट्री में जो भी पेपर होता है ना उसमें एसिड बेस का सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। केमिस्ट्री का कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लीजिए, चाहे फिर मैं डीएसएसएसबी वाली बात कर लूं, केवीएस वाली बात कर लूं, या फिर मैं यूपीपीसीटी की बात कर लूं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स की बात कर लूं, कोई भी एग्जाम, जो भी एग्जाम आप केमिस्ट्री से रिलेटेड देते हैं उसमें एसिड बेस का सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एसिड बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सवाल आता ही आता है और दुनिया से गलत भी हो जाता है। क्योंकि लगता तो ये आसान है लेकिन एक्चुअल में ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा दिमाग का खेल है। अगर आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत कमाल आएगा, मतलब मजा ही आ जाएगा इसको पढ़ने में, क्योंकि इसकी कॉन्सेप्ट ही इतने कमाल के हैं। पीएच स्केल दुनिया को इसमें बहुत दिक्कत रहती है। वैसे तो लगता है कि जी 0 से 14 तक होता है पानी का और 0 से 14 ही बना रहेगा, लेकिन फिर वो टेम्परेचर के साथ खेल हो जाता है। कई बार वो टेम्परेचर मेंशन कर देता है और न्यूट्रल पॉइंट पूछ लेता है, और आपको तो यही पता है जी 0 से 14 होता है और न्यूट्रल पॉइंट 7 होगा। लेकिन ये भी तो देखो कौन से टेम्परेचर पे, दरअसल वो डेसोसिएशन ऑटो आयनाइजेशन पानी का या फिर सॉल्वेंट का वही तो डिसाइड करता है कि क्या आपकी पीएच रेंज होगी। बोलो यार, और वो ऑटो डेसोसिएशन ऑटो आयनाइजेशन टेम्परेचर का फंक्शन होता है। वो सारी बातें मैं खुल के आपके सामने करूंगा, जबरदस्त तरीके से हम इन सब चीजों को सीखेंगे। आईआईटी जेई के लिए मैं बोल रहा हूं, आईआईटी जेई के लिए किसी भी पीजीटी एग्जाम के लिए, जो पीजीटी के लिए आजकल बहुत लफड़ा चल रहा है, यूपी पीजीटी और राजस्थान पीजीटी, हरियाणा पीजीटी और ये वो, उन सब में आता है 100% आएगा। मतलब टेट में जो आप टेट जो आजकल आप कर रहे हैं, केवीएस एवीएस जो आप कर रहे हैं, उन सब में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आईआईटी जैम वालों तुम्हारे लिए तो है ही है। इसके अलावा अदर स्टेट यूनिवर्सिटीज एग्जाम में, अदर एमएससी एंट्रेंस स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो चाहे फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, सबके एंट्रेंस एग्जाम में पक्का ही पूछा जाएगा। 100% कतई कोई दो राय ही नहीं है। ये बात आप
कान खोल के अपने गले उतार लेना, कान में भी उतार लेना। और पांचवा CSIR नेट और गेट, इनमें भी ये सवाल पक्का ही पूछा जाता है, 100% पूछा जाएगा, कतई कोई दो राय नहीं है, कतई कोई दो राय नहीं है। और रही बात अभी जो आप आजकल काफी तहलका मचा हुआ है, UPSC जियो साइंटिस्ट, इन सब में भी ये इनके फेवरेट सवाल है, फेवरेट टॉपिक है, मतलब ये तो बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, इससे तो वो सवाल पूछेगा ही पूछेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जमीन आसमान ही हो जाए, लेकिन इससे वो सवाल ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये सबका ही मैं कवर कर दूंगा, इसका सबका ही मामला खत्म कर दूंगा, चिंता ही मत करिए। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्वेंट सिस्टम। और सॉल्वेंट सिस्टम में आप खूब जानते हैं सॉल्वेंट, आप आज तक तो आप पानी ही पढ़े, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से अमोनिया बिहेव करती है, अमोनिया में किस तरह से सॉल्यूट के बिहेवियर होते हैं, अमोनिया में कौन एसिड होता है कौन बेस होता है, अमोनिया में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैसे चलते हैं, अमोनिया में पीएच का स्केल कैसे चलता है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक बार। दूसरी बात, आपको ये भी पता होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि पानी एक्वस है या नॉन एक्वस है, ये एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या है, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे। और फिर उसमें भी एप्रोटिक और प्रोटिक सॉल्वेंट, उनकी भी हम चर्चा करेंगे, एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, उनकी हम चर्चा करेंगे। बोलो यार, बोलो यार, अरे बोल तो दो। और पानी तो प्रोटिक एक्वस सॉल्वेंट होता ही है, बोलो यार, बोलो। फिर जो दूसरे बचे वो प्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जैसे कि H2SO4, जैसे कि HCl, जैसे कि एसिटिक एसिड, जैसे कि HF, तो वो सब भी हम डिस्कस करेंगे, कमाल डिस्कस करेंगे। और उनका ये बिहेवियर, ये तो आपके लिए पक्का ही नाइटमेयर बना होगा 100%। है तो ये कुछ नहीं, अरे है तो ये कुछ नहीं, बहुत बहुत बकवास सी बात है, लेकिन बस वही है कि अगर पल्ले पड़ गई तो फिर तो कमाल है, और नहीं पड़ी तो पक्का ही आप गलती करेंगे। आसान सी दिख रही है लेकिन गलती तुरंत करवा लेगी। कब कोई सॉल्वेंट सीरीज ऑफ सॉल्यूट्स के लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है, कब कोई सॉल्वेंट सीरीज ऑफ सॉल्यूट के करेक्टराइजेशन में लेवलिंग सॉल्वेंट का काम करता है, ये हम डिस्कस करेंगे पक्का। ये सीरीज ऑफ सॉल्यूट के लिए होता है, कोई सॉल्वेंट सीरीज ऑफ सॉल्यूट को डिफरेंशिएट कर पा रहा है, मतलब उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को अगर वो अलग अलग कर पा रहा है, बता पा रहा है कि ये ज्यादा एसिडिक है जी, ये कम एसिडिक है, तो फिर ऐसे सॉल्वेंट को हम डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट बोलेंगे उन सीरीज ऑफ एसिड्स के लिए। और अगर वो सबको ही बराबर बता रहा है कि ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो लेवलिंग हो गया। मैं पूरा एकदम गहन जिक्र करूंगा इसका, एक सीरियस डिस्कशन हम इस पे करेंगे जबरदस्त तरीके से। नॉन एक्वस जो सॉल्वेंट होते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट की तो भरमार है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट BrF3, POCl3, नाइट्राइल्स, बहुत तरह के सॉल्वेंट हैं नॉन एक्वस में, उनकी मैं चर्चाएं करूंगा, खूब चर्चाएं दूंगी इनकी। नॉन एक्वस में मैंने आपको बता दिया, एप्रोटिक सॉल्वेंट भी आ जाते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट और प्रोटिक सॉल्वेंट दोनों ही आते हैं। और प्रोटिक सॉल्वेंट में मैंने आपको बोला ही एसिटिक एसिड और H2SO4, वो सारा ही मामला हम खेलेंगे, बोलो यार। फिर उसके बाद जब ये सबसे हम निपट लेंगे तो फिर हम उतरेंगे एसिड बेस थ्योरी में। यही तो है एसिड बेस थ्योरी। देखिए ऐसा करेंगे, सॉल्वेंट जो है ना, सॉल्वेंट की सीरीज अलग चलेगी और एसिड बेस जो है ना वो अलग चलेंगे। उनको मैं थोड़ा अलग आपको सिखाऊंगा, क्योंकि अगर हम सॉल्वेंट में फंसेंगे तो सॉल्वेंट की इंडिविजुअल बातें बहुत हैं, जैसे कैसे क्या इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो गया, सॉल्यूट इसमें किस तरह से बिहेव करेंगे, इनका ऑटो आयनाइजेशन कैसे होता है, तो वो अलग इसका चलेगा मामला। और जो हमारे एसिड बेस कॉन्सेप्ट है वो अलग चलेगा। एसिड बेस कॉन्सेप्ट मैं एकदम बिल्कुल अलग आपको सिखाऊंगा। हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल क्या है, उसमें सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट कैसे लगाया जाता है, ये सारी बातें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। भयंकर इंपॉर्टेंट है ये, बहुत भयंकर इंपॉर्टेंट। तो हम लोग सीखेंगे यहाँ पर क्या है, एसिड बेस थ्योरी। एसिड बेस थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि बहुत सी डेफिनेशन दी गई है, मतलब एसिड बेस का जो कैरेक्टराइजेशन है ना, ये समय के साथ बदलता चला गया मतलब, क्योंकि समय के साथ आपको कई तरह के कंपाउंड देखने को मिले। किसी के पास प्रोटॉन था तो हमने उसको प्रोटॉन के बेसिस पर कैटेगराइज किया, किसी के पास हाइड्रोक्साइड था तो हाइड्रोक्साइड के बेसिस पर कैरेक्टराइज किया, किसी के पास कोई ऑक्साइड बनाता था तो ऑक्साइड बना के कर दिया। फिर रिसेंट थ्योरीज में
कोई फ्रंटियर ऑर्बिटल, किसी के पास हाई एनर्जी होमो है, किसी के पास लो एनर्जी लूमो है, तो उसके बेसिस पे कर दिया। कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसके बेसिस पे कर दिया, कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसके बेसिस पे कर दिया, कोई एज इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा है तो उसके बेसिस पे एसिड बोल दिया। बोलो यार, कोई ऑक्साइड ले रहा है तो उसके बेसिस पर एसिड बोल दिया। तो ये जो डेफिनेशंस थी, ये करीबन 10 एक डेफिनेशन है, वो मैं आपको वो लिखवाऊंगा, वो अभी मैं लिखवाऊंगा आपको, तो वो आप देखेंगे कैसे कैसे ये एसिड बेस के कॉन्सेप्ट ग्रो किए हैं, इवॉल्व किए हैं, वो मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा आपको। बहुत सी बातें आपके यही क्लियर हो जाएंगी, एसिड बेस को लेकर बहुत सी बातें क्लियर होंगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गजब की बात है जो कि है सॉल्वेंट के टर्म्स में, इस सॉल्वेंट के टर्म्स में एसिड और बेसिक स्पीसीज का रिकॉग्निशन। मतलब कोई सॉल्वेंट है आपके पास और मैं कहता हूं कि मैं POCl3 एक सॉल्ट लेता हूं, उसको अगर मैं पानी में उतार दूं तो फिर ये POCl3 पानी में कैसे बिहेव करेगा? क्या ये कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा? अगर रिएक्शन दिखाएगा तो ये क्या करेगा? ये पानी में एज एसिडिक स्पीसीज है या फिर बेसिक स्पीसीज है? क्या है ये पानी में? आप समझ रहे मेरी बात? मैं कह रहा हूं कोई भी आप सॉल्ट उठा के डाल दीजिए, NaCl आपने डाल दिया तो NaCl, जैसे आपने POCl3 पानी में डाला, जैसे वैसे मैं NaCl चले ला के डाल देता हूं POCl3 में, तो ये POCl3 में कैसा बिहेव करेगा? क्या होगा इसका मामला POCl3 में? क्या ये POCl3 में एसिडिक स्पीसीज है या फिर बेसिक स्पीसीज है या फिर एम्फोटेरिक है? क्या है ये? एम्फोटेरिज्म का भी मामला बहुत तगड़ा है। एक कॉन्सेप्ट हम एम्फोटेरिज्म भी पढ़ेंगे। एम्फोटेरिज्म एक पूरी क्लास होगी एम्फोटेरिज्म की। एम्फोटेरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी एक पूरी क्लास ली जाएगी। तो मैं आपको ये सिखा रहा था कि सॉल्वेंट के टर्म्स में एसिड बेस आप कैसे डिफाइन करते हैं, आप कैसे बताते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे एसिड बेस सॉल्यूट्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। किसी सॉल्वेंट में, अमोनियम क्लोराइड क्या है? बोलो यार। इसी तरह से अमोनिया में सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो ये सारी बातें हम एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे इस पूरी सॉल्वेंट थ्योरी की क्लास में। इसके अलावा पानी में सॉल्यूट का बिहेवियर कौन है? अब ग्लूकोज को अगर मैंने पानी में डाल दिया तो क्या करेगा वो? क्या वो एसिड है? क्या वो बेसिक है? क्या वो न्यूट्रल है? क्या पानी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? तो आप कैसे बताएंगे इन सब बातों को? यूरिया को अगर मैं पानी में डाल दूं तो क्या होगा? तो ऐसी बहुत सी दिलचस्प बातें हैं जो हम लोग सीखेंगे। H2SO4 को डाल दो तो क्या हो जाएगा? अमोनिया को ही पानी में डाल दो तो क्या हो जाएगा? बोलो यार। तो वो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये pH स्केल, ये तो कमाल है। कैसे बनती है, कैसे बनती है, कैसे डिफाइन होती है? इस बार मैं इसको तो आपको एक दिलचस्प कॉन्सेप्ट से सिखाऊंगा, आप पागल ही हो जाएंगे। मतलब इतना कमाल आपको समझ में आ जाएगा कि फिर आप कहोगे कि बस आप, अगर आप ये सीख गए ना एक बार पानी के लिए, अगर आप pH स्केल डिफाइन करना सीख गए ना, फिर तो आप किसी के लिए कर दोगे, दुनिया में किसी भी चीज के लिए। समझे आप मेरी बात? हाँ, इसमें एक चीज और रह गई है जो अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है? वो ये है कि ये जो मैंने बात बोली है एसिड बेस का कॉन्सेप्ट सॉल्वेंट के टर्म्स में, यहां पर मैं ऑटो आयनाइजेशंस की बात करूंगा। अपने आप टूटना, सॉल्वेंट के ऑटो आयनाइजेशंस की बात करूंगा, और फिर वहां से मैं डिफाइन करूंगा किसी भी स्पीसीज को कि एसिडिक है या फिर ये बेसिक है, वहां से मैं डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सॉल्वेंट का ऑटो आयनाइजेशन। लेकिन याद कीजिए, अगर किसी सॉल्वेंट में ऑटो आयनाइजेशन नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए यूरिया ही है, यूरिया का ऑटो आयनाइजेशन कांस्टेंट तो बहुत बकवास होता है, या फिर एसिटोनाइट्राइल है, उसका तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम है, तो वो तो ऑटो आयनाइज होते नहीं है। बोलो यार। तो फिर ऐसे केसेस में, ऐसे जो न्यूट्रल सॉल्वेंट जो कि ऑटो आयनाइज नहीं होते, जो कि टूटते नहीं है कैटायन आयनायन में, उनमें एसिडिक और बेसिक स्पीसीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? ये भी बेहद दिलचस्प कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग सीखेंगे। इसके अलावा HSAB, ओहो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो मतलब तारा देगा आपको ये तो। और इसमें एक चीज और मैं आपको सिखाऊंगा, और वो भी बहुत कमाल है, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से सीखेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अप्रोच से मैं ये कहना चाहता हूँ कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, कब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, और कब हाइड्रोजन आयन के ट्रांसफर हो जाएंगे, ये भी हम लोग सीखेंगे। तो बेहतरीन बात है, इसका कंसेप्ट भी बहुत तगड़ा है, मतलब उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। HSAB तो कमाल है ही, इसके तो बहुत ही एप्लीकेशन है, ये तो मतलब बेमिसाल चीज है। ये तो आपको हर जगह मदद करेगी। जितनी मदद इनऑर्गेनिक में करेगी उतनी मदद ऑर्गेनिक में भी करेगी। और बात करते हैं सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। इसमें भी आपको काफी समस्याएं रही होंगी,
कि किस तरह से अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, इनकी अगर सॉल्युबिलिटीज की बात करें तो किस तरह से इनकी सॉल्युबिलिटी ट्रेंड बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है इनके सल्फेट और कार्बोनेट के ट्रेंड से। इनके सल्फेट और कार्बोनेट देखूं तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है। अरे अल्कलाइन अर्थ मेटल के अगर मैं सल्फेट या कार्बोनेट ले लूं तो फिर इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप ये कम सॉल्युबल होते चले जाते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड्स की सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। क्या है इनकी वजह, इनके पीछे कौन सा कॉन्सेप्ट है वो हम सीखेंगे, सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट। और अंत में एम्फोटेरिज्म, ये तो भयंकर ही इंपॉर्टेंट है, ये तो मतलब दुनिया में कमाल है, ये तो इसका तो बोलबाला हर जगह है। अगर आपको आ गया ना एम्फोटेरिज्म तो मतलब कमाल ही हो जाएगा, ये तो बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है एम्फोटेरिज्म। कई बार ऐसा लगता है कि सर आपने एल्युमिनियम का ऑक्साइड दिया और उसमें पूछ लिया अच्छा बताओ क्या ये एसिडिक या बेसिक है, आंसर एक एम्फोटेरिक भी होता है, तो बच्चों को समझ में नहीं आता। एसिडिक बेसिक तो हमें समझ में आते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं समझ में आता है, एल्युमिनियम भी मेटल है होना चाहिए बेसिक, लेकिन हो गया एम्फोटेरिक। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट बदलने पर एम्फोटेरिज्म कैसे आते हैं, कैसे एम्फोटेरिक कैरेक्टर बढ़ जाते हैं, कैसे एम्फोटेरिज्म ऑक्सीडेशन स्टेट की मोहताज है, वो सब हम देखेंगे, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो फिर दोस्तों जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और बस मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, ये सब मैं सिखाने वाला हूँ फ्री, एकदम फ्री, सब फ्री, सब का सब फ्री। बस एक ही चीज है, आप इसे बस इस वीडियो को बस आप फैला दीजिए बस, और तो फिर मैं सिखा तो मैं आपको पता नहीं क्या क्या दूंगा, आप तो बस घबराइए मत। और याद रखिए सबके लिए, सबके लिए, क्योंकि ये एक ऐसी दवा है जो हर एग्जाम में काम आएगी, पक्का ही काम आएगी। हो ही नहीं सकता कि इसका सवाल ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, ये तो तय है। चाहे मैंने टीपर में लिखा, टीपर में भी होगा 100% पक्का ही सवाल, 100% सवाल आता है, हो ही नहीं सकता सवाल ना आए। अब मैं जो आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं, जो आपको बहुत बेहतर लगेगा, क्या लगेगा कि आपने जो सीखा है, आप जो एसिड बेस जानते हैं, उन एसिड बेस की कई डेफिनेशन जो अभी मैंने बताई, उन्हीं डेफिनेशंस के बेसिस पर मैं आपको 10 तरह के करेक्टराइजेशन सिखाऊंगा एसिड बेसिस के। देखिए सीखते हैं हम उन करेक्टराइजेशंस को, उन्हीं करेक्टराइजेशंस को हम सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये एसिड बेस थ्योरी, एसिड बेस कॉन्सेप्ट, एसिड बेस डेफिनेशंस, एसिड बेस की जो डेफिनेशन है ये टाइम के साथ किस तरह से चेंज हुई है, बदली है, टाइम के साथ चेंज हुई है, मतलब ये इनका स्पेक्ट्रम बढ़ा है, इनकी जो रेंज हुई है वो वाइड हुई है। पहले हमने क्या कहा, अगर मैं एरेनियस की बात करता था, जिसे आप बहुत जानते हैं, एरेनियस को तो आप खूब जानते हैं, जो H आयन दे दे, जो भी कोई कंपाउंड अगर H आयन दे देगा, हाइड्रोनियम आयन दे देगा, तो हम कह देंगे वो एसिड है। लेकिन बहुत से भी ऐसे, अब ये ले लीजिए BrF3, इसमें तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो फिर इसको मैं क्या कैरेक्टराइज नहीं कर सकता, क्या कर सकता हूं? तो फिर टाइम के साथ बहुत सी नई थ्योरीज डेवलप हुई जो कि इनको नए तरीके से डिफाइन करती थी, अलग तरीके से इनके एसिडिक बिहेवियर को समझाती थी। अब इसको अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं सॉल्वेंट सिस्टम, सॉल्वेंट अप्रोच से डिफाइन करूंगा। बोलो यार ये किस तरह का होगा, सॉल्वेंट अप्रोच से मैं इसे सिखाऊंगा। तो सबसे पहले है डिस्क्रिप्शन, क्या होता है स्पेलिंग, DIS होता है, डिस्क्रिप्शन या DES होता है, डिस्क्रिप्शन हो गया। ईयर हो गया, कौन से ईयर में वो कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट है क्या, एसिड किसे कहता है, वो कॉन्सेप्ट, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, उस कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस क्या है, एसिड के एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ऑफ एसिड के एग्जांपल, अच्छा मैं यही लिख देता हूं एग्जांपल्स, और यहां हो गया एसिड का और यहां हो गया बेस का। बोलो यार यही होगा, अरे बोल तो दो, इसी तरीके से मामला चलेगा अपना, अरे बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, ये डेफिनेशन हो जाएगी, एसिड बेस की डेफिनेशन, ये वाला जो होगा ये हो गया डेफिनेशन,
मार्कर में बिल्कुल भी इंक नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला लेवोइजियर था, सबसे पहला आदमी लेवोइजियर। 10 तरह की डेफिनेशंस मैं आपके सामने चर्चा में लाऊंगा। हमारे चर्चा का विषय रहेगी 10 तरह की, और उसमें सबसे पहला है 1776 में ये भाई साहब आए और इन्होंने एक डेफिनेशन दी। उन्होंने बताया कि एसिड स्पीसीज कौन होंगी, कौन सी है एसिडिक स्पीसीज। तो उसने कहा कुछ नहीं है जी, एसिड स्पीसीज वो होती है, जैसा कि आप पढ़ते भी हैं, आप अभी भी पढ़ते हैं उसे, और वो है नाइट्रोजन और सल्फर, ये फास्फोरस, इनके जो ऑक्साइड होंगे, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एंड फास्फोरस, ये तो आज अभी भी आज भी पढ़ते हैं आप इन्हें, तो अरे इन्हें तो आज भी पढ़ते हैं आप। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन फास्फोरस सल्फर, यही होता है, बोलो यार यही होता है। अरे ये तो पढ़ते ही होना यार। NO2 है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, प्लस 4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। बोलो यार जैसे ही आप इसे पानी दिखाते हैं, पानी, जैसे आप इसे पानी दिखाते हैं तो क्या बन जाता है, HNO3 बन जाता है। बोलो यार इस तरह से होता है। तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो पानी में उतरने के बाद एसिड देती हैं, इसी वजह से इन्हें हम क्या बोलते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स। अरे ऐसे ही तो आप डिफाइन करते थे ऑक्साइड्स को। मेटल ऑक्साइड्स पानी में उतरने के बाद हाइड्रोक्साइड्स देती हैं। बोलो यार मेटल हाइड्रोक्साइड देती है, और आप जानते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड में वो हाइड्रोक्साइड की सोर्स होंगे, और अगर हाइड्रोक्साइड की सोर्स होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, उन्हें हम बोलेंगे बेस। समझे आप मेरी बात? अरे बोलो यार समझे आप मेरी बात? मेरी बात समझे क्या आप? तो यहां से ये बात तो आपको समझ में आई होगी। चलते हैं आगे। अच्छा, अब इसके मुताबिक, इस लेवोइजियर के मुताबिक बेस क्या है? बेस वो स्पीसीज है जो एसिड से रिएक्ट कर ले, रिएक्ट्स विद एसिड, जो एसिड के साथ रिएक्ट कर ले, वही बेस है जी। बोलो यार, अरे बोल तो दो, यही है। और अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ तो आप जानते ही हैं, अरे यहाँ तो आप जानते ही हैं, यहाँ तो आप खूब जानते हैं। आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, P4O6 लिख सकते हैं, अरे बोलो SO2 SO3 लिख सकते हैं, खूब सब लिख सकते हैं। बोलो यार, अरे बोल तो दो। और इनके ऑक्साइड के साथ आपने खूब देखा होगा कौन रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट कर सकता है बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो लेवोइजियर के मुताबिक सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। बोलो यार, अरे बोल तो दो एसिड से रिएक्ट कर जाए, जो एसिड से रिएक्ट कर जाए, इनसे जो रिएक्ट कर जाए, तो ये रिएक्ट कर सकता है, तो ये एक बेस का एग्जांपल हो गया। समझे आप मेरी बात? इसी तरह से कई डेफिनेशंस हैं, और उन सभी डेफिनेशंस को हम सीखेंगे, उन सभी चीजों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। दूसरा आता है लाइबिक। लाइबिक क्या कहता है? लाइबिक इसके बाद आए। लाइबिक इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने डेवलप किया 1838 में, 1838 में। इनका क्या मानना था? इनका मानना क्या था? इनका मानना क्या था? ये क्या कहते हैं एसिड को लेकर? ये कहते हैं जी वो सभी सब्सटेंस एसिड कहलाते हैं जिनमें पड़ा हुआ हाइड्रोजन मेटल से हट जाता है। क्या कह रहा हूं मैं? वो सभी सब्सटेंस, ऑल दो सब्सटेंस आर कॉल्ड एसिड, वो सभी एसिड कहलाएंगे which have replaceable हाइड्रोजन विद मेटल। समझे आप मेरी बात? अब ये बात आपके गले उतर ही गई होगी। कैसे? अगर आपने 9वीं क्लास में ढंग से एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आपको समझ में भी आया होगा कि जो एसिड होते हैं, एसिड जैसे मान लीजिए आपके पास HCl है। अब ये जो सब्सटेंस है इसके पास हाइड्रोजन है, और ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो सकता है किससे? मेटल से। मेटल से ही रिप्लेस हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है, तो हमने पढ़ा है, ये रिएक्शन तो हमने पढ़ा है भाई। अरे रिएक्शन तो पढ़ा है ये, अरे ये रिएक्शन तो पढ़ा है, बन गया NaCl भाई, और H2, हाफ H2 कर दीजिए आप, तो हो गया। तो ये क्या बन गया? ये क्या हो गया? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें जो हाइड्रोजन है वो मेटल से रिप्लेस हो सकता है। तो इस लैबिक के मुताबिक
ये HCl एक एसिडिक स्पीसीज है क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन मौजूद है उसे मेटल से बहुत आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई। हाइड्रोजन विच कैन बी रिप्लेस्ड बाय मेटल, वो सभी सब्सटेंस जिनमें मौजूद हाइड्रोजन अगर कोई मेटल हटा दे तो लाइबिग के मुताबिक वो एक एसिडिक स्पीसीज है। बेस क्या हुआ? वही हुआ, इससे जो रिएक्ट कर ले वो बेस है। अरे इस एसिडिक सब्सटेंस से जो कोई भी रिएक्ट कर ले वो बेस है। अब एक बात, अब यहाँ एग्जांपल आपसे पूछ सकता है और मैं एग्जांपल आपको दे चुका हूँ। HCl है, बोलो यार, अरे बोलो HCl है। और अगर बेस की बात करूं तो आप NaOH दिल खोल के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि HCl से तो NaOH रिएक्ट करता ही। अरे बोलो यार, यही होगा तीसरी डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन। जो तीसरी डेफिनेशन आई वो तीसरी डेफिनेशन थी एरहेनियस की। ओहो, और एक बात और है, अब यहाँ पर आप कोई भी एसिड आप लगा सकते हैं जो प्रोटॉन देता हो, जो प्रोटॉन देकर मेटल से रिएक्ट करता हो, चाहे उसमें H2SO4 भी हो सकता है, उसमें HNO3 भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। तो आप H2SO4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो यार, समझा मेरी बात? तीसरा अब आ गया आपका फेवरेट जो कि था एरहेनियस। ये तो आपका फेवरेट ही है। बोलो यार, कॉन्सेप्ट आया कब था? कॉन्सेप्ट आया था जी 1894 में, 1894 का ये कॉन्सेप्ट है। कहता क्या कहता है? ये तो आप बखूबी जानते हैं, क्या ही कहता है ये? इसी के बदौलत आप जी रहे हैं। बोलो यार, अरे इसी के बदौलत तो आप जी रहे हैं। जो हाइड्रोनियम आयन दे रहे हैं, विच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, विच फॉर्म्स, एसिड कौन है? एसिड वो है जो कि हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं, विच फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। बेस क्या है? विच फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन। बोलो यार, जो कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। अरे बोल तो दो, बोलो भाई, जो कि हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हाइड्रोनियम आयन क्या? हाइड्रोनियम आयन ये बोलो यार, अरे जो हाइड्रोनियम आयन देता है वो है। समझा मेरी बात? ये आपके समझ में आई? पानी में उतरने के बाद जो हाइड्रोनियम बना दे, ये बना दे, पानी का ये बना दे जो, बोलो यार, पानी में उतरने के बाद जो हाइड्रोक्साइड बना दे उसको आप बोलते हैं एसिडिक स्पीसीज। और इसके एग्जांपल तो दुनिया ही जानती है और आप भी खूब जानते होंगे। जितने भी एसिड हैं, चाहे वो वीक एसिड है चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड मतलब पानी से वीक, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब पानी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कमाल। मतलब जो पानी की वाट लगा दे, जो पानी में उतरे और पानी को मजबूर कर दे कि एक्सेप्ट कर मेरा प्रोटॉन, तेरी ऐसे मेरा प्रोटॉन एक्सेप्ट कर। समझा मेरी बात? तो वो बात है यहाँ पर। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी HCl आप बिंदास लिख सकते हैं, HBr लिख सकते हैं। बोलो यार, बोलो, H2SO4 लिख सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं जो प्रोटॉन देता है। बोलो यार, पानी में उतर के प्रोटॉन देता है और पानी में प्रोटॉन देगा तो पानी में, अब यही बात है, यही कमाल की बात है, ये सब हम सीखेंगे, गजब की बात है ये। पानी में उतर के प्रोटॉन तभी दे पाएगा जब पानी की इजाजत होगी, जब पानी उसे लेना चाहेगा, जब पानी एज ए बेस उससे जुड़ना चाहेगा। अगर पानी मना कर देगा, इनकार कर देगा, तो क्या आप जबरदस्ती कर लेंगे क्या उसके साथ? जो जबरदस्ती कर लेगा वो स्ट्रांग होगा और जो जबरदस्ती नहीं कर पाएगा वो वीक होगा। बोलो यार, अरे बोल तो दो। इसीलिए तो ऐसे तो हम कहते हैं, एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ ऐसी तो डिफाइन करते हैं, जो एकदम बिल्कुल पानी को एकदम बर्बाद कर देते हैं, मजबूर कर देते हैं कि ले मेरा ले। मैंने अगर 10 मॉलिक्यूल उतारे तो 10 मॉलिक्यूल का लेना पड़ेगा तेरे को HIM। तो वही तो होते हैं स्ट्रॉन्ग, उन्हीं की तो दादागिरी चलती है, उन्हीं को तो बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग। और जो 10 उतरे और 2 ही दे पाए, केवल 2 ही मजबूर कर पाए पानी को कि ले हमारा ले, मतलब हाथ जोड़ जाड़ के कहते हैं ले यार मेरा ले प्रोटॉन, तो वो तो वीक हुए, वो काहे के दादा। समझे आप मेरी बात? तो फिर ये वाली बात। और फिर उधर अगर मैं बात करूं तो उधर तो आप जानते ही हो। अरे उधर तो जानते हो, अल्कली मेटल ऑक्साइड और अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड जितने भी हैं वो सब आ जाएंगे इसी में। बोलो यार, आप समझे मेरी बात? अरे आप मेरी बात समझे क्या? ये तो ये 3 कॉन्सेप्ट तो आपको पता है। चौथा ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट है ये, ब्रॉन्स्टेड
लॉरी, ब्रॉन्स्टेड अलग आदमी, लॉरी अलग है। ब्रॉन्स्टेड लॉरी आया कब था, कब आया था, आया कब था? ब्रॉन्स्टेड लॉरी भैया जी आए थे 1923 में, 1923, ये 1923। इसी के आसपास स्क्रूडिंगर भी अपना काम कर ही रहा था। बोलो यार, इसी के आसपास ही तो लगा हुआ था स्क्रूडिंगर भी। अरे बोलो यार, अरे बोल तो दो, बोलो भाई, बोलो। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी भी कहता इसी की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है। अब इसमें कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। क्या ये क्या करता है? एरहेनियस क्या है? एरहेनियस किसे एसिड कहता है? एरहेनियस उसे एसिड कहता है जो पानी में उतरने के बाद हाइड्रोनियम बना दे। पानी में उतरने के बाद हाइड्रोनियम बना दे। क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। पानी में उतरने के बाद हाइड्रोनियम बना दे। बोलो यार, पानी में उतरने के बाद हाइड्रोनियम बना दे, इसका मतलब क्या है? पानी को H आयन दे दे, पानी को H आयन दे दे। समझे आप मेरी बात? इसे और आप ढंग से ही समझ लीजिए, इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि वो बेयर जो होता है, वो बेयर प्रोटॉन एक्चुअल में सॉल्यूशन में कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो हमेशा हाइड्रेटेड रहता है। और कमाल की बात बोलूंगा तो फिर आपसे सवाल ये पूछ सकता है कि बताइए जो प्रोटॉन है इसकी हाईएस्ट हाइड्रेटेड स्पीसीज कौन सी है? तो वो आप बता सकते हैं H4O9 पॉजिटिव। समझे आप मेरी बात? तो आप इसे इसी तरह से लिख लीजिए, यही आपके लिए सही रहेगा। आप प्रोटॉन मत लिखिए। ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है, इसका क्या मामला है? ये क्या कहता है? ये क्या कह रहा था कि पानी में उतरने के बाद हाइड्रोनियम जो बना दे वो है एसिड, पानी में उतरने के बाद जो हाइड्रोक्साइड दे दे वो है बेस। ये कह रहा था एरहेनियस। लॉरी क्या कहता है? लॉरी कहता है, ये सवाल कभी भी आ सकता है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जेई वालों और जैन वालों, तुम्हारे लिए भी भयंकर इंपॉर्टेंट है। जैन वालों क्या, अगर नेट में इंग्लिश में पूछ लेना, नेट वाले आदमी मर जाएंगे इसमें। समझे आप मेरी बात? कोई नहीं। हाँ, ब्रॉन्स्टेड लॉरी क्या कहता है? ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहता है इसके मुताबिक एसिड कौन है? जो H आयन डोनर है वो है दरअसल एसिड। जो H आयन देता है वही एसिड है। यहां पर क्या था? जो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, हाइड्रोनियम, अच्छा जो H आयन देगा, H आयन तो ये भी देगा, अरे H आयन तो ये भी देगा, बोलो यार, H आयन तो ये भी देगा, लेकिन ये इसको डिफाइन करने के लिए, इस डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए उसने सॉल्वेंट की मदद ली है। मदद एरहेनियस ने सॉल्वेंट कहा है, सॉल्वेंट बोला है। अरे बोलो यार, सॉल्वेंट में जो हाइड्रोनियम आयन बना दे, सॉल्वेंट में जो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे उसे हम एसिड बोलेंगे। सॉल्वेंट में जो हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे उसे हम बेस बोलेंगे। उसने ऐसा बोला है, पानी में, और वो सॉल्वेंट भी स्पेसिफिकली पानी। अरे दो बातें हैं इसमें, इस एरहेनियस में दो बातें हैं। एक तो उसने सॉल्वेंट को डिफाइन किया है, सॉल्वेंट को उसने पानी बोला है। बोलो यार, सॉल्वेंट को उसने पानी बोला है, और पानी में जो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाए, उसके बेसिस पर दरअसल एसिड और बेसिक स्पीसीज उसने कैरेक्टराइज किए हैं। समझे आपने बात? तो ये बात ध्यान रखना, सॉल्वेंट उसने डिफाइन किया, सॉल्वेंट को लिया है उसने, सॉल्वेंट की मौजूदगी में उसने ये कॉन्सेप्ट डिफाइन किया है कि जो भी पानी में उतरेगा अगर वो H आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता होगा तो वो पक्का ही एसिड होगा। H आयन H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, जो भी पानी में उतरेगा हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन को बढ़ाता होगा तो पक्का ही वो बेस होगा। उसने ऐसा कहा है। समझे आप मेरी बात? तो उसने सॉल्वेंट को कंसीडर किया है, सॉल्वेंट को लिया है जी। समझे आप मेरी बात? यहां पर क्या है, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है जो प्रोटॉन डोनर है, जो H आयन देते हैं वो सब एसिड हैं, ये ब्रॉन्स्टेड कह रहा है। और बेस इसके मुताबिक कौन है? जो प्रोटॉन लेते हैं, H आयन एक्सेप्टर। H आयन डोनर कौन है? ये सारे H आयन डोनर। बोलो यार, ये तो सारे H आयन डोनर है जी। और एक्सेप्टर कौन है? अच्छा, इसमें आप एक चीज और भी कर सकते हैं, ये भी कर ले, प्लस आप अमोनियम आयन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो H आयन देता ही है। बोलो यार, ये सब H आयन देते ही है, तो ये भी तो H आयन देता है। समझे आप मेरी बात? ये भी H आयन देते हैं, ये भी H आयन देता है।
और एक्सेप्टर कौन होगा? एक्सेप्टर अमोनिया टाइप का। अमोनिया एक्सेप्ट कर सकता है ना भाई, अमोनिया एक्सेप्ट कर सकता है, अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है ना यार। अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन ही तो बनाता है, हाइड्रोक्साइड। बोलो यार, जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अरे बोल तो दो, समझे आप मेरी बात? तो ये कॉन्सेप्ट था ब्रॉन्स्टेड का और लॉरी का। ये सिंपल ये कहते हैं कि वो सभी सब्सटेंस जो कि H आयन देते हैं, H आयन डोनर है, वो सब एसिड है, और वो सभी सब्सटेंस जो H आयन ले लेते हैं वो सब बेस हैं। समझ में आया आपको मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आई क्या? पहले पढ़ी आपको मेरी बात? चले भाई आगे। अरे आगे चले क्या? चलते भाई। पांचवा बेहद इंपॉर्टेंट, लेविस का कॉन्सेप्ट। लेविस का बहुत ही मतलब पागल ही हो चुके हैं लेविस के लिए। तो लेविस तो बहुत ही यूज होता है, बहुत ही यूज होता है। आपने पूरी ऑर्गेनिक में लेविस ही देखा होगा। लेविस कैटायन है, लेविस एसिड है, ये प्रिंडल क्राफ्ट करवा ले रहा है, ये एसाइलेशन करवा ले रहा है। बोलो यार, इसी तरह से हम जब इनोलेट बनाते थे तो इनोलेट पे उसको एक्टिवेट करने के लिए लेविस एसिड्स की खूब जरूरत होती थी। एसिमेट्रिक सिंथेसिस में बहुत जरूरत होती थी, एसिमेट्रिक सिंथेसिस में बहुत ज्यादा जरूरत होती थी। तो इसका तो बहुत तगड़ा ही खेला है, इस लेविस का तो बहुत जबरदस्त खेल है, कमाल खेल है इसका। बोलो यार, जहां पर आप क्रैम्स रूल वगैरह पढ़ते थे तो क्रैम्स रूल में भी बहुत जबरदस्त बातें ये करता था। बोलो यार, चिलेशन विलेशन और ये सब खूब खेला खेलता था ये। तो चलिए बात करते हैं लेविस की टर्म्स में। लेविस क्या कहता है? लेविस किसे कहता है? लेविस के मुताबिक कौन होगा लेविस एसिड? उसके मुताबिक लेविस बेस कौन होगा? तो लेविस एसिड किसे कहता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो है लेविस एसिड। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कौन करेगा? कौन एक्सेप्ट करेगा? बहुत है दुनिया में, अरे बहुत है दुनिया में। कैसे? या तो आप सिंपल कैटायन ही ले लो, मेटल ही ले लो, मेटल कैटायन। बोलो यार, आप तो मेटल कैटायन ही ले सकते हैं सिंपल। या फिर आप इस तरह की स्पीसीज BF3, BH3, इस तरह की स्पीसीज आप खूब ले सकते हैं। बोलो यार, बोल तो दो। ये क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। और ये क्या हो गया? ये हो गया लेविस एसिड। और लेविस बेस कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन दे सकता है? अमोनिया टाइप का, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है। और कौन होता है? पानी टाइप का। बोलो यार, वाटर टाइप का। तो ये क्या हो गया? ये हो गया लेविस बेस। समझे आप मेरी बात? ये लेविस की डेफिनेशन थी, ये लेविस का नजरिया था सॉल्यूट्स को एसिड बेस में डिफरेंशिएट करने का, एसिड बेस में कैरेक्टराइज करने का। चले आगे, चलते हैं वही आगे। 5 हो गए, 5 डेफिनेशन और है। आप उन 5 डेफिनेशंस को और सीख लीजिए। उसके बाद अगली क्लास में मैं आपसे डिस्कस करूंगा सॉल्वेंट सिस्टम। सॉल्वेंट सिस्टम की बात करेंगे। सॉल्वेंट क्या होता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, वहां से सारा खेला स्टार्ट करेंगे। सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, ये सब सीखेंगे। और दूसरी जगह हम एसिड बेस कैरेक्टराइजेशन तो सीखेंगे ही। सॉल्वेंट में आप किस तरह से एसिड बेस कैरेक्टराइजेशन करते हैं वो सब तो हम सीखेंगे। समझे आप मेरी बात? क्योंकि सवाल तो आपसे वो यही पूछता है, जैसे मैंने पहले बताया, जैसे मैंने बोला था अमोनिया में सोडियम क्लोराइड क्या है। समझ रहे हैं आप? पानी में तो आप सोडियम क्लोराइड कहते हैं न्यूट्रल है, अमोनिया में क्या है? तो ये इस तरह के सवाल दरअसल वो आपसे पूछता है। तो आपको वहां पर ध्यान रखना होगा, वहां पर आप कैसे डील करेंगे कि गिवन स्पीसीज एसिडिक है, बेसिक है, क्या है। जैसे कि कई बार ये तो सवाल नेट में ही आया है, ये तो सवाल आया ही हुआ है कि बताइए अमोनिया में एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस तरह के सवाल तो पक्का ही पूछता है, ऐसे ही सवाल पूछता है वो आपसे। तो ये सारी बातें मैं करने वाला हूं, इसलिए जाग जाए। इस वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मेरे को बस एक ही चीज की जरूरत है, वो आप शेयर कर दीजिए बस इसे, और तो आगे मैं संभाल लूंगा। अब अगला डिस्क्रिप्शन
लेविस के बाद एक और भैया आए और उनका नाम था इनगोल्ड रॉबिन्सन। इनगोल्ड रॉबिन्सन, इनका क्या कहना था, ये क्या कह रहे थे, ये भैया जी आए 1932 में, 1932 में, और इनका क्या कहना है, इनके कहने को भी मैं आपके सामने रख देता हूं। आपने 11th क्लास में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल पढ़े होंगे। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप हमेशा ही डील करते हैं, उसके अलावा आप बात ही नहीं करते हैं। जब तक आप ये नहीं जान लेते इलेक्ट्रोफाइल क्या है या फिर न्यूक्लियोफाइल क्या है, आप रिएक्शन मैकेनिज्म समझ ही नहीं सकते, मर के ही नहीं समझ सकते। बोलो यार। तो सबसे पहले उसने क्या किया, उसने इसी नवल्स को पकड़ा और उसने कहा भैया इलेक्ट्रोफाइल जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोफाइल वही होते हैं एसिड। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल वो स्पीसीज होती है जिनके पास लो एनर्जी का वैकेंट ल्यूमो होता है। लो लाइन जिसे आप बोलते हैं लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल, जिसे आप ल्यूमो भी बोलते हैं, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसके पास वैकेंट खाली लो लाइन ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर ऐसा है जिस भी स्पीसीज में, तो वो सब स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगी, वो इलेक्ट्रोफाइल होंगी। तो यहां पर ये जो भैया थे इनगोल्ड रॉबिन्सन, ये इलेक्ट्रोफाइल को एसिड कह रहे थे और बेस न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल वो हैं जिनके पास हाई एनर्जी के, बहुत हाई एनर्जी के भरे हुए डोनर ऑर्बिटल हों। डोनर ऑर्बिटल मतलब भरे हुए अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, हाई एनर्जी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हों, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हों। अगर किसी भी स्पीसीज के पास हाई एनर्जी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मतलब इसके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, हाई एनर्जी ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वहां पर क्या था, वहां पर अनऑक्युपाइड था, ल्यूमो था ना भाई, ल्यूमो लोएस्ट अनऑक्युपाइड, खाली, जिसमें वो ले सके। और ये क्या है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड, बहुत हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन इसके पास है। अगर हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन होंगे इसका मतलब क्या है, न्यूक्लियस से दूर होंगे, और न्यूक्लियस से दूर हुए तो फिर वो बहुत आसानी से डोनेट हो जाएंगे, बहुत आसानी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, रिएक्टिविटी दिखाना शुरू करेंगे। तो ऐसी स्पीसीज जिसके पास हाई एनर्जी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हो, जिनके पास जिनका होमो बहुत हाई एनर्जी का हो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बेहद हाई एनर्जी का हो, वो सब क्या कहलाएंगे, वो सब कहलाएंगे बेस। अब यहां पर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं तो एग्जांपल आप कौन सा देंगे, जिनके पास लो एनर्जी खाली ऑर्बिटल है। लो एनर्जी खाली ऑर्बिटल क्या होगा भाई, वो हो जाएगा, सिंपल है, बहुत सिंपल, अभी मैंने बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वो है BF3। इसका एमो डायग्राम मैं आपको सिखाऊंगा, इसका एमो डायग्राम हम लोग सीखेंगे क्या है इसका एमो डायग्राम। और दूसरा भी ये भी मैं बोल ही चुका हूं आपको, और ये है अमोनिया। बोलो यार, ये मैं आपको सिखा ही चुका हूं। इसके पास क्या होता है, इसके पास लो एनर्जी का खाली ऑर्बिटल होता है और इसके पास हाई एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल होता है। और इसी बेसिस पर ये जो इनगोल्ड है वो इस अमोनिया को, क्योंकि इसके पास भरा हुआ हाई एनर्जी का ऑर्बिटल है इसलिए इसे बेस बोलता है, और इसके पास खाली लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल इसके पास उपलब्ध है, इसलिए इसके पास क्योंकि ल्यूमो है तो इसे ये एसिड बोलता है, एसिड डिफाइन करता है। समझा मेरी बात। चलते हैं आगे। इसका अगला जो है वो है इनगोल्ड हो गया, लक्स फ्लड, ये भी अपने आप में दिलचस्प है। लक्स फ्लड क्या करेगा, ये दरअसल कैरेक्टराइजेशन करता है एसिड बेसिस का ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्साइड के बेसिस पर।
सल्फाइड के बेसिस पे भी आप कर सकते हैं। इनके बेसिस पर ये बताएगा कि कौन सा ऑक्साइड या फिर सल्फाइड एसिड है, या फिर कौन सा ऑक्साइड या फिर सल्फाइड बेस है। चलिए मैं बात करता हूं। जो ऑक्साइड एक्सेप्टर होते हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टर वो हो जाते हैं एसिड, बोलो यार। और जो ऑक्साइड डोनर होते हैं वो होते हैं बेस। बहुत आसान सा एग्जांपल इसका है, आपके सामने मैं रख देता हूं। ये कौन से ईयर में आया था? ये आया था 1939 में, 1930। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर आप बात करें तो ऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होगा? ऑक्साइड एक्सेप्टर इस तरह का मामला कोई होगा, ऑक्साइड एक्सेप्टर का SiO2 टाइप का, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जिसे आप सिलिका भी बोलते हैं, रेत, समझे? अच्छा, अगर मैं इसकी शेप आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? इसकी शेप अगर मैं आपसे पूछूं तो, शेप ज्योमेट्री अगर मैं आपसे पूछूं तो आप क्या बताएंगे? बताइएगा मुझे। और अगर मैं यहां बात करूं तो यहां आपके पास मेटल ऑक्साइड होगा, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड जो इनमें होता है उसे डोनेट बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ कि ये आपस में ऑक्साइड का हेरफेर करें, देखिए SiO2 और कैल्शियम ऑक्साइड, यही है, बोलो यार, अरे यही है। तो यहाँ पर ये क्या होगा? यहाँ पर ये कैल्शियम 2+ होगा और ये O2 नेगेटिव, ऐसा ही होगा, यही तो लैटिस है, बोलो यार। और ये SiO2 की लैटिस है, बोलो यार। तो जैसे ही ये SiO2 इस ऑक्साइड को लेगा तो क्या बना देगा? इस तरह से सिलिकेट, इस तरह से बना देगा, समझे आप मेरी बात? और ये कैल्शियम आयन रह जाएगा। कैल्शियम आयन इसकी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को कंपनसेट करेगा, कॉन्ट्रबैलेंस करेगा, तो बनेगा क्या? सॉल्ट बन गया, बोलो यार। अरे सॉल्ट बन गया, बोलो, इस तरह का सॉल्ट बन जाएगा, कैल्शियम सिलिकेट, इस तरह से। अरे बोल तो दो। ऐसे ही आपका जिंक ऑक्साइड भी होता है। अगर मैं यहाँ जिंक लिखूं, जिंक ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड लिख दूं तो क्या होगा? यहाँ पर जिंक भी जो होता है, जिंक ये क्या करेगा? कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जुड़ के यहाँ से इस ऑक्साइड को ले लेगा और बना देगा जिंकेट, इस तरह से, बोलो यार। और कैल्शियम आयन, बोलो यार। इस तरह से ये मामला चलता है, इस तरह से ही होता है। तो लक्स फ्लड के मुताबिक कौन है एसिड जो ऑक्साइड को ले लेते हैं, जो ऑक्साइड एक्सेप्टर हैं, ऑक्साइड एक्सेप्टर। चले भाई आगे, लक्स फ्लड हो गया, मामला खत्म। लक्स फ्लड, चलते हैं भाई आगे। लक्स फ्लड के मुताबिक कौन क्या होगा? इसकी शेप आप मुझे बताइए। इसकी शेप जो मुझसे पहले पढ़ा हुआ है वो तो बहुत आसानी से जानता ही है, और जो नहीं पढ़ा है वो प्लीज देख के बताए, बुक का यूज करे। यूसेनोविच, ये यूसेनोविच क्या कहता भाई? इसके मुताबिक कौन क्या है? यूसेनोविच के मुताबिक कौन क्या है? यूसेनोविच क्या कहता है? ये जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस का, वो क्या कह रहा है? वो सिंपल कहता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, वो एसिड होते हैं। या याद रखिएगा मेरी बात, इससे पहले जो मैंने लेविस की बात बोली है, मैंने वहां इलेक्ट्रॉन पेयर की बात की है, इलेक्ट्रॉन पेयर। यहां पर मैंने केवल इलेक्ट्रॉन लिखा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वहां पर केवल पेयर की बात हुई है, पेयर की बात हुई है, इसका मतलब वहां पर क्या होगा? वहां पर पेयर की बात हुई है, तो मैं मोस्ट सिंप्लीफाइड मैनर में कह रहा हूं, अगर पेयर की बात हुई है तो क्या होगा? वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बोलो यार। जो डोनर है, जो लेविस डोनर है, लेविस बेस है, और जो लेविस एसिड है, दोनों के बीच में वो आपस में जब अडक्ट बनाएंगे, लेविस एसिड बेस अडक्ट, तो वहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, बोलो यार। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, वहां पर वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहा था, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं कह रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कह रहा हूं, सिंपल। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर। इसका एग्जांपल मुझे भी देखना ही पड़ेगा। इसका एग्जांपल है भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? कौन लेना चाहेगा? जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, बोलो यार। अरे बोलो यार, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, और जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा अगर वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो कैसे बिहेव करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और आप जानते हैं, बहुत बखूबी आप जानते हैं, बखूबी जानते हैं, F2 आप लिख सकते हैं, Cl2 आप लिख सकते हैं। क्या है ये? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर।
क्योंकि बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। बोलो यार, तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं और अपने आप को ये बदल लेता है फ्लोराइड में, क्लोराइड में। अरे बोल तो दो, बोलो भाई बोलो। और इलेक्ट्रॉन डोनर भी आप बखूबी जानते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? मेटल जो डोनेट करने के लिए पागल हो चुका है, जो डोनेट करने के लिए एकदम लुटाने के लिए तैयार है, कहता ले जा मैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हूं। बोलो यार, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। और इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिसे आप कहेंगे मेटल। आप अल्कली मेटल भी दे सकते हैं, बोलो यार अल्कली, या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, बहुत आसानी से आप इसे इस तरह से। अच्छा, कब आया था ये कॉन्सेप्ट कब आया भाई? कॉन्सेप्ट आया है 1939 में ही, 1939 में, ठीक है। और अब रह गया 9वां और अंत में रह गया 10वां। तो ये 9वां वाला कॉन्सेप्ट 9th कॉन्सेप्ट है सॉल्वेंट सिस्टम। ओहो कमाल है, सॉल्वेंट सिस्टम, जिसका हम पूरी चर्चा करेंगे, जिसको हम सब कुछ देंगे, अपना पूरा समय जिसके लिए लुटाएंगे, वो है सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट, सॉल्वेंट सिस्टम। डिस्क्रिप्शन है सॉल्वेंट सिस्टम के मुताबिक अगर मैं सॉल्वेंट की बात करूं और उस सॉल्वेंट के मुताबिक पूछूं कि भाई, जैसे मान लीजिए पानी है, अब मैं पानी से पूछूं कि मैंने फलाना सॉल्ट डाला, मान लीजिए मैंने डाल दिया सोडियम एसीटेट, मान लीजिए मैंने पानी में डाला, ये मैंने पानी में डाला। अब मैं पूछ रहा हूं पानी से, यहां बता क्या है तेरा मामला, क्या है, कैसा होगा तू पानी में उतरने के बाद कैसा होगा। अब कमाल है, क्या कमाल है? कमाल ये है कि ये जो सॉल्ट है, इसमें ना ही एचाइन है पानी का और ना ही OH है। पानी के जो कैरेक्टरिस्टिक ऑटो आयनाइजेशन से जो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन और एनायन आते हैं, वो दोनों ही इसमें नहीं है। तो फिर आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब ये पानी में उतर जाएगा ना, तो एक कमाल और हो जाएगा, और वो होगा क्या कि जैसे ये पानी में उतरा, ये तो सॉल्ट है, बोलो यार ये तो सॉल्ट है, पानी में उतरेगा तो पूरी तरह से टूट जाएगा, और अगर पानी में उतर के पूरी तरह से टूट गया तो फिर ये देगा क्या? ये देगा सोडियम आयन और ये देगा एसीटेट आयन। अब ये क्या होगा? इसका तो हो जाएगा हाइड्रेशन, और ये पड़ा रहेगा इस तरह से ये पड़ा रहेगा। और उसका क्या होगा? इसका होगा हाइड्रोलाइसिस, और इसका हाइड्रोलाइसिस जो होगा ना, इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। और होगा क्या? आप बखूबी जानते हैं ये क्या है, ये एक वीक एसिड से आपको ये मिलता था एसीटेट आयन। बोलो यार, अरे बोलो, वीक एसिड क्या होते हैं? जो बहुत कम टूटते हैं, जिनका ये जो फॉरवर्ड स्टेप है ये बहुत कम है, मतलब इनका टूटना बहुत कम है। और अगर इनका टूटना बहुत कम हुआ, मतलब अगर ये फॉरवर्ड बहुत कम चलेंगे तो बैकवर्ड तो बहुत तगड़ा चलेंगे। बोलो यार, अगर इनका डिसोसिएशन बहुत कम है तो इनका एसोसिएशन तो बहुत तगड़ा होगा। अरे बोल तो दो, अरे आप इक्विलिब्रियम से दिखा दो ना यार, Ka से दिखाते हो ना, तो Ka क्या है? ये K बड़ा है, K पहली बात तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K बड़ा है, और ये होगा क्या? ये छोटा K, बोलो यार ये छोटा K डिसोसिएशन, बोलो यार, और ये छोटा K एसोसिएशन, बैकवर्ड, ये क्या है? फॉरवर्ड, और ये क्या है? बैकवर्ड। बोलो यार, अगर ये Ka कम है, इसका मतलब डिसोसिएशन, ये जो डिसोसिएशन का रेट कांस्टेंट है ये कम है, एसोसिएशन का रेट कांस्टेंट बहुत हाई है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये पानी में उतरेगा ना, तो पानी के प्रोटॉन को जैसे ही ये देखेगा तो ये पागल हो जाएगा, तुरंत कहेगा आधा जुड़ जा मेरे से जुड़, और ये इसको जोड़कर इस एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये टूटेगा नहीं। तो आप जानते हैं टूटता नहीं, बहुत कम टूटता है। बोलो यार, तो अब ओवरऑल क्या हो जाएगा? ओवरऑल ये हो जाएगा, पानी अपने H आयन इसके साथ जोड़ देगा, और फिर रह जाएगा पानी में भरे हुए OH आयन, और इसकी वजह से सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगी। तो ये बातें और है जो मैं डिस्कस करूंगा। ये तो मैंने आपको थोड़ा सा ही, बिल्कुल बहुत थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई। सॉल्वेंट सिस्टम जो अप्रोच है, इसके मुताबिक अगर मैं किसी को एसिड या बेस कहूंगा तो मैं कैसे कहूंगा? सिंपल, कुछ नहीं करूंगा। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया है? ये कॉन्सेप्ट आया भैया 50s में, 1950s में ये कॉन्सेप्ट आया है, 50s में। क्या कहता है ये सिंपल ये कहता है, जो हमारा सॉल्वेंट होता है ना,
सॉल्वेंट ऑटो आयनाइज होता है और कैटायन में और एनायन में बदलता है। इस तरह से पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, इसे हम बोलते हैं ऑटो आयनाइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। ये सारी बात मैं करूंगा डिटेल्ड बात, अभी तो हम लोग केवल एसिड बेस डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं जो टाइम के साथ इवॉल्व हुई है, टाइम के साथ जुड़ी है, चेंजेस हुई है, चाहे टाइम के साथ नई आई है, नई ऐड हुई है, नई ऐड ऑन होती गई है टाइम के साथ, ताकि हमारा स्पेक्ट्रम, जो स्टडी ऑफ स्पेक्ट्रम है, कैरेक्टराइजेशन का जो स्पेक्ट्रम है वो वाइड स्प्रेड और भी ज्यादा चौड़ा हो जाए, ताकि हम बहुत से चीजों को कैरेक्टराइज कर सकें, बहुत से सब्सटेंस को कैरेक्टराइज कर सकें। 90s में है तो ये देखिए इस तरह से सॉल्वेंट ऑटो आयनाइज होता है। ये मैं आपको और भी सिखाऊंगा और कमाल सिखाऊंगा, अभी तो मैं केवल जस्ट इसका केवल आपको एक थोड़ा सा डोज दे रहा हूं, बस बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा रूबरू करवा रहा हूं। तो ये क्या है, ये सॉल्वेंट इस तरह से ऑटो आयनाइज होगा, तो जो सब्सटेंस सॉल्वेंट में उतरने के बाद इस कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की अमाउंट को बढ़ा देगा, जो कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की अमाउंट को बढ़ा देगा, सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की अमाउंट को बढ़ाएगा, अमाउंट को बढ़ाएगा, को इंक्रीज करेगा, वो सब्सटेंस इस सॉल्वेंट में एज ए एसिड होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा वो इस सॉल्वेंट में कैरेक्टरिस्टिक ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक स्पेलिंग देख लें, कैरेक्टरिस्टिक एनायन की जो कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, वो बेस होगा इस सॉल्वेंट सिस्टम अप्रोच के मुताबिक। समझे आप मेरी बात? तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज डिफाइन करनी पड़ेगी, और वो क्या है, वो है सॉल्वेंट आपने कौन सा लिया है, आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया। ठीक वैसे ही जैसा कि एरहेनियस कह रहा था, एरहेनियस क्या कहता था, जो पानी में उतरेगा और पानी में हाइड्रोनियम आयन लाएगा, बोलो यार, जो पानी में उतरेगा और पानी में हाइड्रोक्साइड लाएगा, बोलो यार। तो पानी की अगर बात करें तो पानी किस में रहता है, H आयन और हाइड्रोनियम आयन और OH में। अरे पानी का तो आप जानते हैं, पानी तो इस तरह से करता है ना भाई, पानी ऑटो आयनाइज इस तरह से करता है ना। तो जो सब्सटेंस पानी में उतरने के बाद इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा एरहेनियस के मुताबिक, वो एसिड कहलाएगा, जो इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा वो बेस कहलाएगा, बोलो यार। तो वैसे ही है ये भी, इससे पहले सॉल्वेंट का यूज एरहेनियस ने किया था, या फिर हम सॉल्वेंट सिस्टम अप्रोच में इसका यूज कर रहे हैं कि वो कोई भी सब्सटेंस जो कि सॉल्वेंट में उतर रहा है, अगर वो सब्सटेंस इस सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो ये सब्सटेंस यहां पर एसिड है। अगर ये सब्सटेंस इस सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है तो ये सब्सटेंस एनायन या फिर बेस है, बोलो यार बेस है। समझे आप मेरी बात? तो अब यहां पर अगर मैं आपको बोलूं, तो यहां पर अगर मैं इसका एग्जांपल दूंगा तो मैं अलग अलग एग्जांपल दूंगा। कैसे एग्जांपल दूंगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कैसे मैं इसका अलग अलग एग्जांपल दूंगा, मेरी बात सुनिएगा भाई। मान लीजिए मुझे एसिड की बात करनी है, एसिड की। अमोनिया में सॉल्वेंट ले लेता हूं, और आप जानते हैं अमोनिया कैसे टूटेगी, दो अमोनिया, एक अमोनिया प्रोटॉन डोनर की तरह काम करेगी, और देने के बाद वो क्या बन जाएगी, NH2 नेगेटिव एमाइड, और जो दूसरी है वो एक्सेप्टर की तरह काम करेगी, और क्या बन गया, अमोनियम आयन। अब इस अमोनिया सॉल्वेंट में अगर मैं इस अमोनिया सॉल्वेंट में अमोनियम क्लोराइड डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये जैसे उतरेगा इस अमोनिया में तो ये क्या करेगा, ये भी टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, ये भी डिसोसिएट हो जाएगा अमोनियम आयन और क्लोराइड में, और एक तरह से ये इस सॉल्वेंट के कैटायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो गया एसिड। किसमें, अमोनिया में। बोलो यार, अरे बोलो, समझे आप मेरी बात? दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, मार्कर ही खत्म हो गया। दूसरा एग्जांपल आप ये ले सकते हैं, ये तो हो गया एसिड का एग्जांपल। इसी अमोनिया में अगर मैं सोडामाइड डाल दूं, ये कैसे टूटेगा, ये टूटेगा सोडियम आयन और एमाइड। तो अब ये क्या कर रहा है, ये उतरने के बाद एमाइड की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है अमोनिया में। बोलो यार, सॉल्वेंट के कैरेक्टरिस्टिक एनायन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया बेस। समझे आप मेरी बात? आपको मेरी बात समझ में आई? मेरी बात? तो ये बात हो गई। अंत में
अंत में जो हमारा सिस्टम रह गया, ये क्या है, ये फ्रंटियर ऑर्बिटल है, फ्रंटियर ऑर्बिटल अप्रोच, फ्रंटियर ऑर्बिटल अप्रोच है। ये क्या कहता है, ये फ्रंटियर ऑर्बिटल अप्रोच क्या कहती है, ये कुछ नहीं है, ये केवल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स की आपकी जानकारी को चेक करती है और उसी के बेसिस पर क्लासिफाई करती है एसिड और बेसिस को। ये कहती है ये भी 1950s में ही डेवलप हुई थी, 1950s में ही ये डेवलप हुई है। ये क्या कहती है, ये कहती है कोई भी एसिडिक स्पीसीज जो भी होगी उसके पास क्या होगा, उसके पास लो एनर्जी, लो लाइंग, लो एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल होगा। एसिड वो होते हैं जिनके पास खाली कम एनर्जी का ऑर्बिटल उपलब्ध होता है, और बेस कौन होते हैं, जिनके पास हाई एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल, फील्ड ऑर्बिटल, भरा ऑर्बिटल होता है। बोलो यार, अरे बोल तो दो, ऐसा ही होगा। फ्रंटियर ऑर्बिटल अप्रोच यही कहती है आपको। फ्रंटियर ऑर्बिटल कौन होते हैं, जो मॉलिक्यूल के सबसे अंत में होते हैं, मॉलिक्यूल के सबसे अंत में मतलब मॉलिक्यूल के सबसे अंत में भरा हुआ, हाईएस्ट एनर्जी भरा हुआ और सबसे कम एनर्जी का खाली ऑर्बिटल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को फ्रंटियर ऑर्बिटल बोलते हैं। बोलो यार, होमो ल्यूमो कॉम्बिनेशन को फ्रंटियर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं, ये तो हम जाने ही थे। BF3 के पास, भैया जी अभी मैंने बोला था BF3 के पास खाली होता है, खाली लो एनर्जी ऑर्बिटल होता है। बोलो यार, और इस अमोनिया के पास भरा हाई एनर्जी ऑर्बिटल होता है, इसलिए अमोनिया की भरा हुआ हाई एनर्जी ऑर्बिटल है। होमो है इसके पास, हाई एनर्जी होमो है इसके पास। बोलो यार, हाई एनर्जी होमो है तो ये क्या होगा, बेस, और इसके पास लो एनर्जी खाली ऑर्बिटल है, ल्यूमो है, और इसी वजह से ये क्या हो गया, ये BF3 क्या हो गया। बोलो यार, ये BF3 क्या हो गया, एसिड। समझे आप मेरी बात। तो ये कुछ बातें थी, ये जो मोस्ट कॉमन डेफिनेशंस जो एसिड बेसिस की हैं वो मैंने आपको सिखाई, वो मैंने आपको बताई। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपसे तो सवाल कभी ये कर सकता है कि बताइए रॉबिन्सन, इनगोल्ड रॉबिन्सन जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक इनमें से दिए गए जो 4 ऑप्शन आपको वो देगा और बोलेगा दिए गए ये जो दिए गए ऑप्शंस हैं, स्पीसीज हैं, इनमें से कौन सा इनगोल्ड रॉबिन्सन के मुताबिक एसिडिक स्पीसीज है या फिर बेसिक स्पीसीज है। तो उससे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये दरअसल कहता किसे है एसिड, इसके मुताबिक एसिड है क्या, पहले आपको यही पता होना चाहिए। समझे आप मेरी बात। लक्स फ्लड के मुताबिक क्या है एसिड बेस, पहले आपको वो पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाएंगे कि ये लक्स फ्लड एसिड है या लक्स फ्लड बेस है। तो ये सब बातें इंट्रोडक्टरी क्लास की थी। अगली क्लास में मैं आपके सामने और बेहतरीन बातें आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और हम लोग और बेहतरीन बातें सीखेंगे। पीएच स्केल से रिलेटेड बहुत बातें सीखेंगे, प्रोटॉन एफिनिटीज के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, गैस फेज एसिडिटी क्या होती है ये भी मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, एफ स्ट्रेन बी स्ट्रेन क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फैजान रूल, अगर आप कहेंगे तो मैं फैजान रूल का भी आपको बता दूंगा, आइडिया दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सॉलिबिलिटी में वो भी यूज होने वाला है। तो हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे। बस आपका काम यही बनता है, आपका फर्ज ये बनता है कि आप इस वीडियो को एकदम आग की तरह फैला दें, पूरी तरह से इसको एकदम पहुंचा दें हर एक स्टूडेंट तक, क्योंकि ये सबके लिए है, सबके लिए, मतलब जेई से लेकर अंत तक, यूपीएससी तक पहुंचाने तक, मतलब क्या, मतलब इंजीनियर बनाने से लेकर आईएएस बनाने तक, क्योंकि सवाल तो पक्का ही आता है, 100% आता है, आएगा ही। जिनके पास केमिस्ट्री मेंस है यूपीएससी में, उनके पास, उनको भी सवाल तो आएगा, क्योंकि उनसे तो और वो डिस्क्रिप्टिव पूछता है, उनसे तो वो और रिलेट करता है, वो तो एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स को और रिलेट करता है, इन डेफिनेशंस को ही रिलेट करता है। अच्छा, उसके मुताबिक ये मान लीजिए, उसके मुताबिक उल्टा कर दें, इस मान लीजिए, कमाल है, मतलब इस तरह से भी वो सवाल पूछ सकता है, क्योंकि यूपीएससी तो कुछ भी पूछ सकता है। जियो साइंटिस्ट में भी कई तरह के सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा टीफर भी आप ले सकते हैं, और जो मैंने लिखा वो तो सब बच्चे वो तो है ही हैं। तो हर एक कंपटीशन एग्जाम में ये भयंकर इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मैंने आपको पहले भी प्रॉमिस किया हुआ है, और उस प्रॉमिस से मैं बिल्कुल हटूंगा नहीं, एकदम मैं उसको पढ़ा के ही छोड़ूंगा, आप चिंता मत करिए। सब कुछ फ्री में चलने वाला है, सब कुछ, चाहे वो जैम हो, चाहे वो नेट हो, चाहे फिर वो गेट हो, कुछ भी हो, सब फ्री में चलेगा। तो आपका फर्ज ये बनता है, बस आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
खूब शेयर कर दें इसे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और केमिस्ट्री को पढ़ते रहें, केमिस्ट्री को सीखें। चलिए दोस्तों, बाय बाय।